हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी। आज हम पढ़ने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग लर्निंग डिसेबिलिटी। लर्निंग डिसेबिलिटी होती क्या है? सीखने में अक्षमता, जिसमें बच्चा सीखने में प्रॉब्लम का सामना करता है। तो आइए चलते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ राइटिंग। वैसे तो देखते हैं कि मतलब हर बच्चा डिफरेंट है। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है या फिर मतलब दिमाग नहीं है बच्चे में। ऐसा नहीं है, इंटेलिजेंट हर बच्चा होता है, भले ही वो लर्निंग डिसेबिलिटी से पीड़ित हो या कोई भी डिसेबिलिटी से हो बच्चा। इंटेलिजेंट तो बच्चा ऑलरेडी है। डिफरेंट वायरिंग होती है। डिफरेंट वायरिंग से मतलब है कि प्रोसेस करने का तरीका या फिर चीजों को सीखने का तरीका अलग हो सकता है। होता बच्चा इंटेलिजेंट ही है। नीड डिफरेंट टीचिंग। हर बच्चे को अलग टीचिंग की आवश्यकता है या फिर उसी टॉपिक को या सेम चीज को पढ़ाने के लिए अलग तरीके की आवश्यकता होती है। बच्चा इंटेलिजेंट है लेकिन उसको सीखने का तरीका अलग हो सकता है, तो बच्चा सीखेगा जरूर। ब्रेन वर्क डिफरेंटली नोट लेस। मतलब दिमाग यूज तो होता है, मतलब दिमाग चलता तो है, दिमाग काम तो कर रहा है बच्चे का, लेकिन सीखने का तरीका डिफरेंट होगा। लेस नहीं होगा, मतलब कम नहीं है बच्चा किसी से भी, सीखने का तरीका ही डिफरेंट होगा। दिमाग अलग तरीके से काम करता है, कम नहीं, लेकिन कम नहीं है किसी भी बच्चे का कोई दिमाग। द चाइल्ड कैन लर्न बट नीड एक्स्ट्रा सपोर्ट। एक्स्ट्रा सपोर्ट की आवश्यकता है बच्चे को। डिफरेंट टीचिंग मेथड, टीचिंग के मेथड्स में चेंजमेंट लाने की आवश्यकता है, ना कि बच्चे को पढ़ाई से दूर करने की। एग्जाम्पल है चाइल्ड कैन आंसर क्वेश्चन ओरली। जैसे कि एक एग्जांपल है, बच्चा ओरली क्वेश्चंस के आंसर दे सकता है, बच्चा बोल के बता सकता है। इसका मतलब बच्चे को कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, बच्चे को समझ तो आ गई है चीज, लेकिन वो मतलब एक्सप्रेस कर नहीं पा रहा है, अपने आंसर को लिख कर नहीं बता पा रहा है। कैन नॉट राइट देम प्रॉपरली। उनको लिख नहीं पा रहा बच्चा। इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे ने सीखा नहीं है, एजुकेशन बच्चे ने प्राप्त नहीं किया। बच्चे ने एजुकेशन या लर्निंग की है, लेकिन उसको हम अलग तरीके से भी उसकी लर्निंग को देख सकते हैं या असेसमेंट कर सकते हैं। ये भी कुछ अलग तरीके से है। इस फिगर में आप समझ सकते हो, डिफरेंट है बच्चा, कम नहीं है किसी से। स्टैंडर्ड जो लर्नर है, नॉर्मल जो लर्नर है, और ये है लर्निंग डिसेबल्ड लर्नर, जिसको मतलब लर्निंग डिसेबिलिटी है जिस बच्चे को। लर्निंग डिसेबिलिटी वाला बच्चा और स्टैंडर्ड वाला बच्चा, स्टैंडर्ड वाला बच्चा अपने गोल्स तक पहुंच जाता है, लेकिन लर्निंग डिसेबिलिटी थोड़ा बहुत मतलब तरीकों का अलग अलग इस्तेमाल करके भी वो बच्चा भी गोल्स तक पहुंच सकता है। मेथड्स हमें अलग इस्तेमाल में लाने होंगे। कोर डेफिनेशन होगी लर्निंग डिसेबिलिटी की। ये एग्जाम्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, एग्जाम्स में भी ये आपको काम आएगी। लर्निंग डिसेबिलिटी मीन्स ए चाइल्ड इज इंटेलिजेंट। लर्निंग डिसेबिलिटी का मतलब है चाइल्ड इंटेलिजेंट है, बट देयर ब्रेन्स लर्न इंफॉर्मेशन इन डिफरेंट वे। उसका दिमाग इंफॉर्मेशन को डिफरेंट तरीके से ग्रैब करता है। द ब्रेन वर्क डिफरेंटली नोट लेस। ये पिछली स्लाइड में आपने देख लिया है। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, ये वही एग्जाम्पल है, ये भी सेम, जो मतलब कि बच्चा क्वेश्चन को ओरली समझ जाता है, ओरली बता सकता है। जरूरी नहीं है कि बच्चा उसी चीज को लिख कर बताए या जैसे टीचर्स डिमांड कर रहे हैं उस तरीके से समझाए, नहीं, बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर होने आवश्यक है बस। 3 स्टेप ऑफ आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि बच्चा लर्निंग डिसेबिलिटी से पीड़ित है या फिर बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी है। हम एज ए टीचर या फिर एज ए मतलब पेरेंट, आप लोग कैसे पता करोगे कि बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी है? हम ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व कैसे करेंगे उस पर बात आ जाती है। तो कैन नॉट रीड प्रॉपरली। बच्चा रीड नहीं कर पा रहा है प्रॉपरली, पढ़ने में प्रॉब्लम का सामना कर रहा है। वेरी पुअर हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग भी बच्चे की काफी ज्यादा पुअर है या फिर खराब है। कैन नॉट डू सिंपल मैथमेटिकल टास्क सिंपली कर नहीं पा रहा है। अवॉइड क्लास वर्क कर नहीं रहा बच्चा, क्लास वर्क से दूर भाग रहा है। उसके रीजन काफी सारे हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चे का मन नहीं है, ये नहीं, बच्चे का मन क्यों नहीं है उसको जानना आवश्यक है। क्या बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है? उसकी राइटिंग काफी खराब है। कैन नॉट डू सिंपल मैथ, बिल्कुल बेसिक मैथ की कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा है। गेट फ्रस्ट्रेटेड इजीली, फ्रस्ट्रेट या फिर परेशान हो रहा है ज्यादा जल्दी। एंड कैन नॉट पे अटेंशन, या फिर अटेंशन नहीं दे पा रहा है। तो इनके बहुत ज्यादा रीजंस है, वो सभी लर्निंग डिसेबिलिटी में आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम को फेस करने वाले हर बच्चे लर्निंग डिसेबिलिटी से पीड़ित है, नहीं, ये कुछ इसके एक्सटर्नल रीजंस भी हो सकते हैं, कोई और रीजन भी हो सकता है जिस वजह से बच्चा ये नहीं कर पा रहा है। लेकिन हो भी सकता है कि बच्चा लर्निंग डिसेबिलिटी से पीड़ित हो। तो हमें क्या करना है? टॉक करनी है, बात करनी है स्पेशल एजुकेटर से जो स्कूल में होंगे, या फिर डॉक्टर से मतलब बातें करनी है, टीचर से बात करनी है, और हेल्प लेनी होगी हमें उनकी, डॉक्टर्स की या फिर स्पेशल एजुकेटर्स की या फिर काउंसलर की। ऑब्जर्व करना है सबसे पहले। ऑब्जर्व करने का काम टीचर्स का या फिर पेरेंट्स का होगा। वो ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व करने के बाद टीचर से बात करेंगे। टीचर्स और काउंसलर और स्पेशल एजुकेटर्स आपको बताएंगे और आपकी हेल्प करेंगे कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से भी हम
असेसमेंट कर सकते हैं या फिर आइडेंटिफाई कर सकते हैं बच्चों को। आगे चलते हैं। चेंजेस द सपोर्ट नोट द सिलेबस। हमें बच्चों के सिलेबस को बिल्कुल चेंज नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि बच्चा ये एक्टिविटी नहीं कर पा रही या फिर ये चीजें याद नहीं कर पा रहा तो हम उसको याद ही ना कराए। नहीं, हमें तरीके में चेंज लाना है। याद तो हम कराएंगे बच्चों से वो सभी चीजें। पाठ्यक्रम न बदले, सहायता बदले। हमें सहायता बदलनी है। सहायता या तो टीचर के थ्रू हेल्प करानी है, स्पेशल एजुकेटर या फिर काउंसलर की हेल्प लेनी है, या फिर मेथड में चेंज लेके आना है। ऐसा नहीं है कि वो चीजें ही नहीं पढ़ानी। एकोमोडेशन, एकोमोडेशन का अर्थ यही होता है। एकोमोडेशन मीन चेंजिंग द वे। हमें वे को चेंज करना है, मतलब तरीके या फिर रास्ते को चेंज करना है ऑफ टीचिंग। नोट द लर्नर गोल। लर्निंग गोल को चेंज नहीं करना। गोल्स वही रहेंगे बच्चे के, जो बच्चे को करना है, फिर जो सिलेबस पढ़ना है वही सिलेबस पढ़ेगा बच्चा, लेकिन तरीकों को चेंज करके। एक्स्ट्रा टाइम दिया जा सकता है। तरीकों में क्या क्या हम चेंज कर सकते हैं। एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं बच्चे को। बच्चा जल्दी जो चीज याद नहीं कर पा रहा, जो जिस चीज को पढ़ने में बच्चा समय लगा रहा, तो हम ये कर सकते हैं कि उसको एक्स्ट्रा टाइम दे देंगे। सिट नियर टीचर। टीचर के पास बैठाएंगे ताकि बच्चा इजीली टीचर की बातों को सुन सके और टीचर से क्वेश्चन कर सके। लार्ज प्रिंट बुक। ये विजुअल इंपेयर्ड वाले बच्चे के लिए लार्ज प्रिंट बुक दे सकते हैं। जैसे लो विजन वाला बच्चा है जिसको कम दिखाई देता है, उसको भी एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं हम। टीचर के पास बैठा सकते हैं, बोर्ड के पास बैठा सकते हैं, या फिर लार्ज प्रिंट वाली चीजें दे सकते हैं। एंड ऑडियो बुक। ऑडियो बुक उन बच्चे को भी जो बिल्कुल ही नहीं देख पा रहे उनको ऑडियो बुक दे सकते हैं। ओरल टेस्ट भी दे सकते हैं जो लर्निंग, जैसे डिसलेक्सिया है, डिसकैलकुलिया है, या फिर डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया वाले बच्चों को लिखने में प्रॉब्लम होती है, तो लिखने में प्रॉब्लम होती है तो ओरल टेस्ट भी ले सकते हैं हम, उससे ओरली भी चीजें सुन सकते हैं, उसके बाद उसको मार्क्स दे सकते हैं। कैलकुलेटर। डिसकैलकुलिया वाले बच्चे जिसको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है उनको हम कैलकुलेटर भी दे सकते हैं। ये बोर्ड एग्जाम्स में भी ये प्रावधान है। 10th और 12th में भी मैंने भी एक बच्चे को दिलाया था। आप मतलब इसका अगर बच्चे को जेन्युइन नीड है कैलकुलेटर की तो उसको कैलकुलेटर भी प्रदान किया जा सकता है। बस बाकी सारी कंडीशंस को फॉलो करना होगा, फुलफिल करना होगा। सिंपल इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन भी सिंपली वे में दे सकते हैं। ऐसा नहीं है हार्डली इंस्ट्रक्ट करे, इजीली या फिर सिंपल लैंग्वेज में बच्चे को समझा सकते हैं कि इस क्वेश्चन में ये चीज पूछी गई है, तो बच्चा भी बता सकता है इजीली। पॉजिटिव एनकरेजमेंट। एनकरेज करेंगे, बढ़ावा देंगे, पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, उसको भी मोटिवेट करेंगे तो बच्चा भी इजीली पढ़ पाएगा। तो एकोमोडेशन का मतलब आप सभी समझ गए होंगे कि तरीके में चेंज लाना, सिलेबस को नहीं बदलना, वही चीजें करनी है लेकिन तरीका अलग होगा बस। डिसलेक्सिया। अब आ जाते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी की पहली डिसेबिलिटी पर, जिसमें होते हैं पढ़ने की समस्या होती है जिसके अंदर बच्चे को, जिसको बोला जाता है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया में सिम्टम्स क्या होंगे? रीड स्लोली। बच्चा स्लोली पढ़ेगा, बहुत ज्यादा मतलब पढ़ने में प्रॉब्लम का सामना करेगा, स्लोली स्लोली चीजों को पढ़ेगा। मिक्स लेटर, बी और डी में कंफ्यूज रहेगा, जैसे कि यहाँ पर भी बनाया गया कि ये बी है या डी, बी को डी पढ़ेगा, कभी कभी डी को बी पढ़ेगा, या पी को और क्या को, इनमें भी कंफ्यूज रहेगा बच्चा। रॉन्ग स्पेलिंग, गलत स्पेलिंग्स बच्चे को याद हो गया, लिखेगा बच्चा गलत स्पेलिंग लिखेगा या फिर गलत स्पेलिंग पढ़ेगा बच्चा। ये पढ़ने में प्रॉब्लम है तो बच्चा पढ़ेगा गलत स्पेलिंग, और गलत बार बार पढ़ेगा तो फिर लिखने में भी काफी बारी प्रॉब्लम का सामना आ जाता है डिसलेक्सिया में। और स्किप वर्ड, शब्दों को पढ़ते पढ़ते स्किप कर जाएगा, छोड़ जाएगा, मतलब पूरी लाइन पढ़ते समय बीच बीच में एक दो अक्षरों को खा जाएगा, पढ़ते हुए छोड़ देगा उन्हें। टीचर्स एक्शन स्टेप, मतलब टीचर्स को क्या करना है। एज ए टीचर आप लोग क्या करोगे, एज ए स्पेशल एजुकेटर, एज ए काउंसलर या एज ए जनरल टीचर आप लोग क्या करोगे? रीड अलाउड, तेज से पढ़ेंगे। तेज पढ़ेंगे तो बच्चे को मतलब अच्छे से चीजें समझ में आएगी, तो बच्चा भी खुद मतलब जब पढ़ेगा तो अच्छे से पढ़ पाएगा, करेक्टली पढ़ पाएगा। एंड यूज पिक्चर्स, पिक्चर्स का यूज करोगे आप, ज्यादा से ज्यादा पिक्चर्स का यूज होगा, उससे बच्चे के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। टीच फोनिक्स, फोनिक्स पढ़ाओगे जिससे कि ना बच्चा अच्छे से पढ़ पाएगा, रॉन्ग स्पेलिंग नहीं पढ़ेगा चीजों को। एंड गिव एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा टाइम भी दे सकते हो आप, क्योंकि बच्चा स्लो पढ़ रहा है तो आप एज ए टीचर आप उसको ज्यादा समय दे सकते हो, ना कि उसको थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ने के लिए बोले और जिससे बच्चा और ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करे या फिर डिप्रेशन में चला जाए या फिर घबरा जाए। उससे बचने के लिए आप उसको एक्स्ट्रा टाइम भी दे सकते हो। एग्जाम्स में भी एक्स्ट्रा टाइम की होती है, जैसे कि 40 मिनट्स एक्स्ट्रा दिया जाता है। 40 मिनट्स नहीं, 1 घंटा एक्स्ट्रा मिलता है 3 घंटे के एग्जाम्स में, वहीं 2 घंटे में 40 मिनट्स और 1 घंटे के एग्जाम्स में 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो इस तरीके के प्रावधान है सीबीएसई ने दिए हुए हैं। एनकरेज रीडिंग डेली, उसको डेली रीड करने के लिए आप बोलोगे ताकि जो ये गलतियां कर रहा है बच्चा, स्लो पढ़ रहा है, उसमें भी सुधार आए। बी और डी को भी सही तरीके से पढ़ने की कोशिश करे, स्टेप बाय स्टेप। ऐसे नहीं कि पूरी पूरी बड़ी स्पेलिंग्स दे दी जाए, धीरे धीरे करके छोटे अक्षरों से स्टार्ट करके बड़े वर्ड्स को भी सिखा सकते हैं। जो
गलत स्पेलिंग वो पढ़ रहा है उसमें भी सुधार आएगा, और जो वर्ड्स को छोड़ रहा है उसमें भी सुधार आएगा अगर वो बच्चा डेली रीड करेगा तो बुक्स इज इक्वल टू चाइल्ड स्ट्रगल विद रीडिंग। इसमें बुक्स में बच्चा मतलब डिसलेक्सिया में होता है कि चाइल्ड स्ट्रगल करता है रीडिंग में। नेक्स्ट आ जाते हैं डिसग्राफिया। डिसग्राफिया ग्राफिया ग्राफिया से पहले डिस में था, जैसे डिसलेक्सिया, डिस तो सब में सेम है, लेक्सिया मतलब रीडिंग से रिलेटेड था, एंड डिसग्राफिया मतलब होता है लिखने से रिलेटेड। जैसे कि आप सभी देख सकते हो इसमें सिम्टम्स क्या होंगे, बैड हैंड राइटिंग, जैसे कि लिखने में प्रॉब्लम है बच्चे को तो लिखेगा भी, हैंड राइटिंग उसकी काफी खराब होगी, स्लो लिखेगा बच्चा, काफी स्पेसिंग में प्रॉब्लम का सामना करेगा, जैसे कि कहीं पर शब्दों को ए बी एंड सी कहीं तो पास पास लिख देगा, कहीं ए बी और सी ऐसे करके कहीं ज्यादा स्पेस दे देगा, जिससे कि पढ़ने में भी प्रॉब्लम होगी। ऐसे स्पेसिंग में भी प्रॉब्लम होगी बच्चे को, रॉन्ग स्पेसिंग करेगा, डिफिकल्टी इन कॉपिंग, कॉपी करने में, बोर्ड से उतारने में गलतियां करेगा बच्चा, जो टीचर्स बोर्ड पर लिखेंगे उसको नोटबुक में भी गलत उतारेगा। तो ये तरीके, ये सिम्टम्स है, इससे टीचर पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई भी जल्दी कर सकते हैं। टीचर्स एक्शन स्टेप, टीचर्स को क्या करना होगा इन तरीके के या ऐसे बच्चों में, डिसग्राफिया वाले बच्चों में सुधार लाने के लिए। अलाउ टाइपिंग, काफी बार मतलब और ज्यादा तरीके भी हो सकते हैं, मतलब बच्चे को जरूरी नहीं है कि हम केवल लिखवा कर या उसकी नोटबुक में केवल लिखवाए उसे, उसको अलाउ कर देते हैं टाइपिंग के लिए। बच्चा लैपटॉप वगैरह लेकर बैठेगा क्लास में और टाइप करेगा, टाइप करके वो नोटबुक में उतार लेगा। जिस बच्चे को ज्यादा प्रॉब्लम है और थोड़ा लर्निंग जल्दी करनी है, जैसे एग्जाम्स पास आ गए, हम ये भी तो नहीं बोल सकते कि बाद में लिख लेना, आप थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे देंगे आपको, अगर एग्जाम्स पास है तो उसको अलाउ कर सकते हैं हम लैपटॉप, ताकि बच्चा टाइप करके अपने नोट्स बना सके इजीली। गिव प्रिंटेड नोट, प्रिंटेड नोट्स भी दे सकते हैं, प्रिंट करके उसको नोट्स मिल जाएंगे तो बच्चा भी बाकी बच्चों की तरह पढ़ तो पाएगा, उसकी नोटबुक में अच्छे से नहीं लिखा हो उसने, क्योंकि उसको डिफिकल्टी होती है बोर्ड से कॉपी करने में, तो वो पढ़ेगा भी नहीं, अगर उसने अच्छे से लिखा नहीं तो बच्चा पढ़ेगा कहाँ से, तो प्रॉब्लम तो है ही। तो उसको प्रिंटेड नोट्स दे दिए जाए ताकि बच्चा भी पढ़ सके, बाकी बच्चों के साथ मेन स्ट्रीम के साथ रहकर पढ़ाई कर सके। रिड्यूस कॉपिंग, जो कॉपी करने का काम है उसको थोड़ा सा कम कर दिया जाए, प्रेशर जिससे बच्चे में कम होगा, बच्चे के पास टाइम बचेगा और पढ़ने का। एक्सेप्ट ओरल आंसर, ओरली आंसर को एक्सेप्ट किया जाए। काफी बार ऐसा होता है ना कि बच्चे को आता सब कुछ है, एग्जाम्स में वो लिख नहीं सकता, स्लो लिखता है काफी ज्यादा, और कॉपी करने में दिक्कत आ रही है, कॉपी नहीं स्पेलिंग में भी गलती कर रहा है, हैंडराइटिंग खराब है, कहीं स्पेसिंग में गड़बड़ी कर रहा है, तो एग्जाम्स में उससे ओरली भी पूछा जा सकता है, छोटी क्लासेस में ऐसा होता है काफी बार, और आगे चलकर उसको टाइप करने के लिए अलाउ कर दिया जाता है। एक्स्ट्रा राइटिंग टाइम भी दिया जाता है, एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है, ज्यादातर आगे जो एग्जाम्स होते हैं बड़ी क्लासेस में बच्चे को 1 घंटा एक्स्ट्रा दे दिया जाता है 3 घंटे के एग्जाम में। जो जो ये प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हैं उनको स्क्राइब भी मिल जाता है, काफी बार स्क्राइब मिलेगा, उसकी जगह पर लिख भी सकता है बच्चा। और अगर बच्चा बोलता है कि मैं खुद लिख सकता हूँ तो उसको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम होता है, उस एक्स्ट्रा टाइम में बच्चा खुद लिख सकता है। ग्राफ में मतलब ग्राफिया से रिलेटेड है, ग्राफ से रिलेटेड, जिसमें बच्चा स्ट्रगल करता है राइटिंग में, लिखने में स्ट्रगल करता है। बच्चे को आंसर तो पता है, नो द आंसर बट कैन नॉट राइट प्रॉपरली, आंसर तो बच्चों को पता है, इंटेलिजेंट तो है बच्चा, लेकिन वो किसी न किसी कारण से लिख नहीं पा रहा है, तो उसमें डिसलेक्सिया कहा जाता है बच्चों को। डिसकैलकुलिया, गणित की समस्या, कैलकुलिया जैसे डिस तो इसमें भी है, डिस मतलब प्रॉब्लम और कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होना। कैलकुलेशन में प्रॉब्लम्स जैसे कि बताया गया है, कैन नॉट रिमेंबर टेबल, टेबल्स को रिमेंबर करने में प्रॉब्लम्स होती है, जैसे 2 की टेबल, 3 की टेबल, 4 की टेबल, छोटे बच्चों में इनको भी याद करने में प्रॉब्लम काफी ज्यादा होती है, तो टेबल्स ही याद नहीं होगी बच्चे को तो कैलकुलेशन करेगा कैसे। कैन नॉट ऐड और सब्ट्रैक्ट इजीली, छोटे बच्चों में काफी बार होता है कि जल्दी से जल्दी ऐड भी नहीं कर पाते, सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाते, हर बच्चे को डिसकैलकुलिया नहीं कहेंगे अब, ऐसा भी हो सकता है कि उसको मतलब सिखाया अच्छे से नहीं गया है, तो उन पर भी ध्यान दिया जा सकता है। लेकिन जब बच्चे में ज्यादा ये प्रॉब्लम का सामना कर रहा है बच्चा, तो डिसकैलकुलिया के लक्षण हो सकते हैं, तो स्पेशल एजुकेटर, काउंसलर या फिर डॉक्टर्स को जरूर दिखाए उस बच्चे को। कंफ्यूज नंबर में कंफ्यूज होता है बच्चा कि 9 को 6 लिख देगा, 6 को 9, या फिर पूरे पूरे बड़े नंबर को याद नहीं कर पाएगा कि ये नंबर था वो नंबर था, बच्चा बार बार भूल रहा है। डिफिकल्टी टेलिंग टाइम और काउंटिंग मनी, समय बताने में और मनी को काउंट करने में, पैसों को काउंट करने में बार बार गड़बड़ी कर रहा है बच्चा, तो ये सभी सिम्टम्स होते हैं। तो ये इन सिम्टम्स को देखकर भी पहचान सकते हो, और पहचान कर हमें करना क्या है, पहचान कर हमें करना है टॉक। टॉक किससे करेंगे, काउंसलर से, स्पेशल एजुकेटर से या फिर डॉक्टर से, और उसके बाद आपको हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, हाँ
टीचर्स एक्शन स्टेप, टीचर्स क्या एक्शन लेंगे, यूज, टीचर्स को मतलब क्या करना है, यूज बीड्स एंड एबेकस, बीड्स को इस्तेमाल करना है, बीड्स को या फिर छोटे छोटे कुछ भी चीजें ले सकते हो, उनसे आप काउंटिंग करा सकते हो छोटे बच्चों को और काउंटिंग में सिखा सकते हैं। एबेकस की मदद लेके आएगा, एबेकस जो कि कंक्रीट आपके पास ऑब्जेक्ट हो जाएगा जिसमें बच्चे को 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके बता सकते हो, इसमें से 2 माइनस हो गए कितने बच गए, इस तरीके से भी आप चीजें सिखा सकते हो बेसिक चीजों से स्टार्ट करके। यूज नंबर चार्ट, नंबर चार्ट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो ताकि बच्चा बार बार नंबर्स को देखे, जो टेबल्स वगैरह उसके सामने लिख सकते हो तो कि बार बार बच्चा उनको पढ़े और चीजें क्लियर होती चली जाए टाइम टू टाइम। टीच स्टेप बाय स्टेप, और हर चीजों को स्टेप बाय स्टेप समझाना है, ये ज्यादातर हर किसी के लिए ही यूजफुल रहने वाला रहती है ये चीजें, बड़ा बच्चा हो छोटा बच्चा हो, चीजों को अगर हम स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे ना तो वो इजीली कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। स्टेप बाय स्टेप ये 2 बार लिख दिया हमने। एंड गिव रियल लाइफ एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल्स भी देने हैं। रियल लाइफ एग्जांपल जैसे आपके पास 2 कैंडी थी उसमें से एक मैंने ले ली, कितनी बची, इस तरीके से, या फिर 5 बच्चे थे उनमें से आपने 2 बच्चों को अपनी टीम में ले लिया तो उस टीम में कितने बचे, इस तरीके से एग्जांपल दे सकते हो रियल लाइफ के। या फिर आप जो बच्चे गेम्स खेलते हैं उन गेम्स में टीम को डिवाइड करना, फिर इस तरीके के एग्जांपल्स भी देकर आप रियल लाइफ एग्जांपल देकर बच्चों को कॉन्सेप्ट इजीली और अच्छे से क्लियर कर सकते हो। कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है जैसे मैंने बताया डिसकैलकुलिया में, चाइल्ड स्ट्रगल विद मैथमेटिक एंड नंबर्स, मैथ्स और नंबर्स में प्रॉब्लम्स का सामना करता है बच्चा। अब आ जाते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी के बाद, लर्निंग डिसेबिलिटी में ये तो आ गई डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया एंड डिसग्राफिया। अब आ जाते हैं एडीएचडी। एडीएचडी होती है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ये मैंने लिखा तो नहीं है, आप याद रख सकते हो, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ध्यान की कमी और चंचलता। इसमें बच्चे में बेसिकली ध्यान की कमी होती है, कोर फॉर्मूला होता है, इसमें अटेंशन कम होता है एंड एक्टिविटी ज्यादा करता है बच्चा, बहुत ज्यादा मतलब हाइपर एक्टिव रहता है, भागता रहेगा एक जगह से दूसरी जगह, और इम्पल्सिव बिहेवियर रहेगा कि बच्चा आंसर करेगा कि बिना बताए, फिर बिना रुके आंसर करता रहेगा, या फिर कुछ भी पूछ लिया जाए बच्चा सबसे पहले आगे खड़ा होगा, उसकी टर्न का वेट भी नहीं करेगा, तो इम्पल्सिवनेस भी बोलते हैं इसको। तो 3 चीजें होती है एडीएचडी में, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, जिसमें बच्चा हाइपर एक्टिव रहता है। इन अटेंशन, अटेंशन नहीं है, कैन नॉट फोकस, बच्चा फोकस एक चीज पर नहीं कर पा रहा है, पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पा रहा है, फॉरगेट जल्दी भूल रहा है चीजों को, एंड केयरलेसली मिस्टेक्स, बार बार वही मिस्टेक, सेम मिस्टेक दोहरा रहा है, तो ऐसा काफी बार करता है। उसके अंदर लक्षण हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये चीजें होने के बाद वो बच्चा एडीएचडी से पीड़ित है, नहीं, उसके अंदर ये लक्षण होंगे तो उसके बाद आप स्पेशल एजुकेटर और काउंसलर को दिखाओ और डॉक्टर्स को दिखाओ, उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि इसमें एडीएचडी है या नहीं है। हाइपर एक्टिविटी की बात करें, ऑलवेज मूविंग, क्योंकि देखो ये सभी चीजें नॉर्मल बच्चों में भी होती है, भले स्पेशल चाइल्ड नहीं हो वो भी ऐसी ऐसी हरकतें करता है, ऐसी ऐसी एक्टिविटीज करता है, अटेंशन नहीं देता, फोकस बच्चा हर बच्चा नहीं कर पाता, हर बच्चा इधर उधर घूमता रहता है, ये तो फिर सभी बच्चों को एडीएचडी में रख देंगे, ऐसा नहीं है। एडीएचडी इसके अंदर भी मतलब काउंसलर और स्पेशल एजुकेटर उनको ना डिटेल से जानते हैं, उनकी जांचते हैं, मतलब काफी सारे टेस्ट करते हैं, उसके बाद डॉक्टर्स को भी दिया जाता है, रेफर किया जाता है, डॉक्टर्स उसके बाद और ज्यादा टेस्ट करते हैं और उसके बाद प्रॉपर रिपोर्ट बनाते हैं, तो उसमें लिखा आता है कि बच्चे को एडीएचडी या डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया या अदर थिंग्स है या नहीं है। तो ये सभी मेन चीजें मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सभी चीजें ऑब्जर्व करने के लिए एज ए टीचर आप लोग ऑब्जर्व करोगे ये चीजें, उसके बाद रेफर करोगे, देन उसके बाद उसकी हेल्प होगी डॉक्टर के रिपोर्ट बनाने के बाद। हाइपर एक्टिविटी की बात करें, ऑलवेज मूविंग, इधर उधर भागता रहेगा, कैन नॉट सिट, बैठेगा नहीं क्वाइटली, एंड टॉक अ लॉट, बहुत ज्यादा बातें करेगा, तो ये तो सभी करते हैं, लेकिन एक्सट्रीम लेवल में ज्यादा करेगा बच्चा तब टीचर्स हाईलाइट करेंगे उसको। इंपल्सिविटी एंड आंसर विदाउट वेटिंग, आंसर करेगा विदाउट वेट, रुकेगा नहीं, इंटरप्ट करता रहेगा चीजों में, एक्ट विदाउट थिंकिंग, एक्ट करेगा बिना सोचे समझे चीजों को बोलता रहेगा, तो ये ऐसी ऐसी चीजें करेगा। टीचर्स क्या क्या स्टेप लेंगे, सिट नियर टीचर, मतलब टीचर्स क्या कर सकते हैं, बच्चे को अपने पास बैठा सकते हैं, शॉर्ट इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, इंस्ट्रक्शन शॉर्ट देंगे, ऐसा नहीं है कि इतनी ज्यादा चीजें बता दी, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन देंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर इंस्ट्रक्शन को, एंड स्मॉल टास्क, छोटे छोटे टास्क देंगे, प्रेज गुड बिहेवियर, जो वो गुड बिहेवियर करेगा उसके लिए उसको प्रेज किया जाएगा, उसको उसके लिए रिवॉर्ड दिए जाएंगे, जिससे बच्चा वही गुड बिहेवियर बार बार दोहराएगा। एंड गिव मूवमेंट ब्रेक, मतलब ब्रेक भी देते रहेंगे टाइम टू टाइम, ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूसली उसको उससे चीजें कराते रहे, पहले बच्चा बैठ नहीं सकता उसको ब्रेक भी नहीं मिल रहे तो बच्चा और ज्यादा इन एक्टिविटीज में बढ़ जाएगा।
और कंडीशन खराब हो जाएगी बच्चे की। अब आ जाते हैं सेंसरी नीड्स। सेंसरी नीड्स में विजुअल इंपेयरमेंट और हियरिंग इंपेयरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, तीनों चीजें हो चुकी है। एडीएचडी भी हमने पढ़ लिया है। अब सेंसरी नीड भी होती है काफी बच्चों की। तो सेंसरी नीड में ये सभी लर्निंग डिसेबिलिटी का पार्ट नहीं है, लेकिन उसके अंदर लर्निंग डिसेबिलिटी का कारण ये सभी चीजें भी हो सकती है। जैसे एडीएचडी भी लर्निंग डिसेबिलिटी का कारण हो सकता है। एंड अगर बच्चा देख नहीं पा रहा, उस वजह से भी लर्निंग डिसेबिलिटी से बच्चा पीड़ित हो सकता है। बच्चे को सुन ही नहीं रहा तो भी बच्चा पढ़ाई में कमजोर हो सकता है, लर्निंग डिसेबिलिटी से पीड़ित हो सकता है, उनके कारण में आता है। तो इसीलिए मैं इन सभी चीजों को भी साथ साथ पढ़ा रहा गया है। तो विजुअल इंपेयरमेंट के अंदर जिसमें बच्चा बिल्कुल ही नहीं देख सकता, दृष्टि दोष विजुअल इंपेयर बोलते हैं, जिसमें चाइल्ड कैन नॉट सी, बिल्कुल भी नहीं देख सकता। टीचर को क्या करना चाहिए, उसको ब्रेल दे सकते हैं। ऑडियो बुक ब्रेल होती है, स्क्रिप्ट होती है, ब्रेल स्क्रिप्ट को बोला जाता है, जो कि एक लैंग्वेज है जिसमें 6 डॉट्स होते हैं। उन 6 डॉट्स की हेल्प से बच्चा, ब्लाइंड बच्चा आंखों को बंद कर अपनी फिंगर टिप्स की सहायता से, मतलब अपनी सेंसेस की सहायता से पढ़ता है। तो ब्रेल का इस्तेमाल कर सकता है ब्लाइंड बच्चा। ऑडियो बुक का इस्तेमाल कर सकता है, ऑडियो बुक जिसमें पूरे चैप्टर्स को रिकॉर्ड कर दिया जाता है, और रिकॉर्ड करके मतलब एक पीडीएफ रिकॉर्ड फॉर्म में, जैसे म्यूजिक सुनते हैं उसमें पूरे चैप्टर को बच्चा मोबाइल फोन में या फिर किसी भी उपकरण में, लैपटॉप्स में, कंप्यूटर में सुन सकता है। बच्चा पूरे चैप्टर को, जिस भी पार्ट पर बच्चा जाना चाहता है उस पार्ट पर जा सकता है, उस पॉइंट पर जा सकता है जिस पॉइंट को उसको याद करना है, उसको सुनकर भी चीजें पढ़ सकता है। और सिट नियर, टीचर के पास बैठाया जाएगा ताकि बच्चा इजीली चीजों को सुन सके। पास बैठाने, लो विजन अगर बच्चा है, लो विजन में पास बैठाने का मतलब है, फायदा ये होगा कि बच्चा जिसको देखने में प्रॉब्लम हो पास रहेगा तो इजीली देख पाएगा। बीच में कोई लोग आए या जाए उससे फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब कोई और बीच में ना आए या दूरी ज्यादा बढ़ जाए तो बच्चा देख नहीं पाएगा। वहीं अगर बच्चा बिल्कुल ही ब्लाइंड है तो पास बैठने से बच्चा इजीली सुन सकेगा। तो ये सभी तरीके हैं जो कि विजुअल इंपेयर्ड बच्चों को पढ़ाने में हेल्प करेंगे। हियरिंग इंपेयरमेंट पर आ जाते हैं, जिसको बोलते हैं श्रवण दोष। प्रॉब्लम होती है जिसमें बच्चे को सुनने में, कैन नॉट हियर प्रॉपरली, जिसमें बच्चा प्रॉपरली नहीं सुन पाता है। तो बेसिकली इसमें हियरिंग इंपेयरमेंट में 10 से 20 डेसिबल तक की साउंड को हम नॉर्मली सुन सकते हैं। डी ऐसे छोटा लिखा जाएगा एंड उसके बाद बी को कैपिटल लिखा जाएगा, डेसिबल ऐसे लिखते हैं। 10 से 20 डेसिबल तक की साउंड को आप लोग और हम लोग सुन सकते हैं इजीली, लेकिन उसके बाद वाली, मतलब उससे ज्यादा बढ़ा दे साउंड को, उसके बाद भी बच्चे को सुनने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको कैटेगरी के, इन कैटेगरी के अंदर रखा जाता है। बेसिकली हियरिंग इम्पेयर्ड 70, मतलब 60 डेसिबल से 70 डेसिबल तक अगर बच्चा साउंड को नहीं सुन पा रहा, 60 से 70 की साउंड बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, उस साउंड को भी बच्चा नहीं सुन पा रहा, तो उसके बाद बच्चे को बहरा बोला जाता है या फिर हियरिंग इम्पेयर्ड बोला जाता है बच्चे को। तो टीचर्स को क्या करना होगा हियरिंग इम्पेयर्ड वाले बच्चों के लिए, या फिर एजुकेशन में वो पीछे ना हटे, लर्निंग डिसेबिलिटी उनके अंदर ना आए, तो उसके लिए टीचर्स क्या कर सकते हैं, फेस द चाइल्ड वाइल स्पीकिंग। टीचर्स को बच्चे की तरफ फेस करके पढ़ाना होगा ताकि इजीली, मतलब अच्छे से बच्चा सुन सके। फेस को टीचर, मतलब बच्चा देख तो सकता है तो लिप रीडिंग कर लेगा बच्चा, जिसको सुन नहीं रहा वो लिप्स से वर्ड्स को इजीली सुन लेगा, क्योंकि सारी आवाजें या फिर इजीली उसके कानों तक नहीं पहुंच पा रही है, सुन तो रहा उसको लेकिन थोड़ा कम सुन रहा है, तो लिप्स को देखकर वो अंदाजा लगा सकता है। तो लिप रीडिंग भी बच्चा कर लेता है। और यूज पिक्चर्स, ज्यादा से ज्यादा पिक्चर्स का यूज करे ताकि जो बच्चा सुन नहीं पा रहा है पिक्चर्स को देखकर भी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर ले। रिटन इंस्ट्रक्शंस को हाथों से लिखे, बोर्ड पर लिखे हर चीजों को, ताकि बच्चा पढ़ सके। साइन लैंग्वेज अगर जरूरत पड़े, बिल्कुल ही बच्चा नहीं सुन पा रहा है तो साइन लैंग्वेज का यूज करे, कि जैसे साइन लैंग्वेज में ABCD कैसे होते हैं, वो भी एक साइन लैंग्वेज है, उसके लिए भी मैंने एक क्लास डाली है, आप देख सकते हो उनको भी। तो साइन लैंग्वेज का भी इस्तेमाल किया जा सकता है अगर जरूरत पड़े तो। और बोलते समय भी हाथों का एक्सप्रेशन दे या चीजों को पॉइंट आउट करके बताया जाए तो बच्चा भी समझ सकता है कि किसकी बातें कर रहे हैं टीचर। तो आगे चलते हैं अब हम। ऑर्थोपेडिक नीड, ऑर्थोपेडिक नीड के कारण भी बच्चा लर्निंग डिसेबिलिटी का कारण बनती है। ऑर्थोपेडिक नीड मतलब काफी सारे बैरियर्स होते हैं बच्चे के सामने जिस वजह से बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है चीजों को, शारीरिक अक्षमता बोलते हैं ऑर्थोपेडिक नीड्स को। ए चाइल्ड हैज डिफिकल्टी इन फिजिकल मूवमेंट, इसमें बेसिकली फिजिकल मूवमेंट करने में बच्चे को चलने फिरने में प्रॉब्लम होती है। तो बच्चा एक जगह से दूसरी जगह इजीली आ जा नहीं सकता, एक्टिविटी नहीं कर रहा, खेल नहीं रहा, तो काफी सारी चीजों में बच्चा पीछे हटता चला जाता है। तो हमें आवश्यकता है कि तरीकों में चेंज लाना, ना कि सिलेबस या करिकुलम में चेंज लाना। तो ऑर्थोपेडिक नीड्स में क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, यूज ए व्हील चेयर, ये तो आप लोगों को दिख जाएगा, बच्चा व्हील चेयर यूज कर रहा है या फिर चलने में प्रॉब्लम का सामना कर रहा है, चलने का तरीका बच्चे का बिल्कुल ही डिफरेंट है। एंड वीक हेड और लेग, हाथ बिल्कुल ही पतले है, बिल्कुल ही पैर पतले है, तो वो उसकी बॉडी का वेट नहीं उठा पाते।
तो इस तरीके की भी होती है पीडित। इन तरीकों से भी मतलब हम पता लगा सकते हैं कि बच्चा ऑर्थोपेडिक नीड्स का है, ऑर्थोपेडिक डिसेबल्ड है बच्चा या नहीं। टीचर्स को क्या करना होगा ऐसे बच्चों के लिए, एंश्योर रैंप एंड लिफ्ट एक्सेस, कि लिफ्ट तक बच्चा इजीली आ या जा सके, उसके लिए रास्ता हो, लिफ्ट हो पहली बात तो स्कूल में, या फिर रैंप हो, लिफ्ट ना हो तो, क्योंकि ऊपर वाले फ्लोर पर अगर क्लास होगी फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पर, तो बच्चा इजीली आया जा सके। तो लिफ्ट या रैंप होगी तो अकेला, लिफ्ट होगी तो अकेला आ जा सकता है, रैंप होगी तो किसी की सहायता से भी वो इजीली जा सकता है। व्हील चेयर फ्रेंडली क्लासरूम लेआउट, की क्लासरूम का लेआउट ऐसा हो जैसे कि देख, ऐसे नहीं है कि अचानक से कि स्लोप होना चाहिए, ऐसे नहीं कि स्टेप हो, एक पैडी होती स्टेप होता तो चेयर उस पर नहीं जा सकती, स्लोप होना चाहिए क्लास में, इजीली क्लास से आ या जा सके, ग्राउंड तक भी आने जाने के लिए स्लोप होना चाहिए ताकि व्हील चेयर भी इजीली आ जा सके। तो ये सभी चीजें टीचर्स को देखना है। स्कूल में या क्लासरूम में ऐसा बच्चा है, होते हैं ऐसा, ना कोई बच्चा होगा, है नहीं तो भी हम एडवांस में ये चीजें कर सकते हैं कि रैंप वगैरह और स्लोप बनाया जाए, तो ऐसा लेआउट तैयार किया जाए कि हर किसी के लिए एक्सेसिबल हो। गिव एक्स्ट्रा टाइम फॉर मूवमेंट, आने या जाने के लिए एक्स्ट्रा टाइम दे दिया जाए बच्चे को। जैसे कि एग्जाम में अगर बच्चा लेट हो गया, या फिर इसका, या फिर लिखने में बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है, हाथ में प्रॉब्लम हो बच्चे को, तो एक्स्ट्रा टाइम दे दिया जाए या फिर उसको स्क्राइब दे दिया जाए। तो ये सभी चीजें भी हम कर सकते हैं एज ए टीचर। प्रोवाइड कंफर्टेबल सीटिंग, ऐसी चेयर या सीटिंग व्यवस्था की जाए जिसमें कंफर्टेबली बच्चा बैठ सके, अपने मतलब जो शरीर से अगर प्रॉब्लम का सामना कर रहा है बच्चा, तो इन सभी चीजों से भी हम उसकी हेल्प कर सकते हैं। अब आ जाते हैं कि इस लास्ट पेज पर, इसमें बताते हैं कि मतलब कोई रिवीजन है एक तरीके का, ये जो जो चीजें अब हमने पढ़ी है, तो कंडीशंस क्या क्या हमने चीजें पढ़ी। डिसलेक्सिया पढ़ी है, डिसलेक्सिया में बच्चे को रीडिंग से संबंधित प्रॉब्लम होती है जिसमें स्लो रीड करता है, लेटर्स को मिक्स करता है फोनिक वगैरह की मदद से, या फिर लाउड पढ़ के एक्स्ट्रा टाइम देकर भी हम उसको सुधार कर सकते हैं उसकी एजुकेशन में, उसकी डिसेबिलिटी में। एंड नेक्स्ट नंबर पर आ जाते हैं डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया में होती है राइटिंग, लिखने में प्रॉब्लम का सामना करता है बच्चा, गलत हैंड राइटिंग या खराब हैंड राइटिंग होती है, फिर स्लो लिखता है काफी, जिसमें हम हेल्प कर सकते हैं उसकी टाइपिंग, ओरल आंसर भी ले सकते हैं, और या फिर लिखने का काम को कम भी कर सकते हैं। डिस्कैलकुलिया पे आ जाते हैं। डिस्कैलकुलिया जिसमें मैथमेटिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, बच्चा टेबल्स याद नहीं कर पाता, कंफ्यूज हो जाता है नंबर्स में, तो हम बीड्स दे सकते हैं उसको, दाने दे सकते हैं, या फिर कंक्रीट ऑब्जेक्ट भी दे सकते हैं, चार्ट्स दे सकते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल भी दे सकते हैं, जिससे बच्चा इजीली चीजों को सीख सकता है। तो ये तीन तो हो गई। उसके बाद एडीएचडी, एडीएचडी में भी बच्चा फोकस नहीं कर पाता, जिस वजह से भी लर्निंग डिसेबिलिटी का सामना करता है। फोकस एंड मूवमेंट, एक जगह से दूसरी जगह भागता रहेगा, एक जगह बैठकर पढ़ेगा नहीं बच्चा, इन इनअट्रैक्टिव या फिर मतलब एक जगह नहीं बैठेगा, हाइपर रहेगा, इधर उधर भागता रहेगा, एंड इम्पल्सिव रहेगा, आंसर तुरंत देता रहेगा, अपनी बारी का वेट नहीं करेगा। एंड सीट, इसमें हम क्या कर सकते हैं, सीट उसकी टीचर के पास होगी ताकि टीचर उसका ध्यान रख सके, शॉर्ट टास्क देंगे उसको, छोटे छोटे टास्क में चीजें डिवाइड करेंगे, ऐसा नहीं लंबा काम दे दे तो बच्चा पहले ही नहीं बैठ पा रहा तो बैठेगा नहीं। एंड ब्रेक्स लगातार देते रहे उसको, टाइम टू टाइम ब्रेक दे दिए जाए। विजुअली इम्पेयर्ड होगा बच्चा, जिसमें देखने में प्रॉब्लम होगी, विजुअल में लो विजन और बिल्कुल टोटल ब्लाइंड दोनों को रखेंगे हम। इसमें कैन नॉट सी, अच्छे से बोर्ड नहीं देख पा रहा बच्चा, ऑडियो बुक की आवश्यकता ले सकते हैं। ऑडियो बुक जैसे मैंने बताया, बुक्स को पूरे पूरे चैप्टर्स को ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड कर दिया जाता है जिसको इजीली पढ़ सकता है, एंड फ्रंट सीट पर बैठा सकते हैं ताकि टीचर्स की बात इजीली सुन सके, और ये फायदा होगा। अब आ जाते हैं हियरिंग। हियरिंग में बच्चे को सुनने में प्रॉब्लम होती है, हियरिंग इंपेयरमेंट में कैन नॉट हियर इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन को अच्छे से सुन नहीं सकता, तो हम क्या कर सकते हैं, फेस के चाइल्ड की तरफ फेस करके टीचर बोल सकता है, विजुअली एड्स दे सकते हैं, मतलब फ्लैश कार्ड वगैरह या फिर चार्ट्स की सहायता से भी टीचर्स बच्चे को पढ़ा सकते हैं, रिटर्न नोट्स भी दे सकते हैं बच्चे को ताकि सुन नहीं पा रहा तो पढ़कर ही सीख ले। ऑर्थोपेडिक नीड्स में होगा मूवमेंट, चलने फिरने में प्रॉब्लम होगी, मोबिलिटी लिमिट्स होगी, एक जगह से दूसरी जगह आ या जा नहीं सकेगा, एंड वीक लिम्स, हाथ या पाँव उसके वीक होंगे, जिसमें हम हेल्प कर सकते हैं, रैंप बना सकते हैं, स्पेसिंग दे सकते हैं कि उसके लिए प्रॉपर स्पेस दे दिया जाए, जैसे व्हील चेयर से निकलने के लिए, क्योंकि नॉर्मल चलकर तो बच्चा इजीली निकल सकता है, व्हील चेयर के लिए थोड़ी ज्यादा स्पेस की आवश्यकता होगी, तो इसका भी ध्यान रख सकते हैं हम। एंड एक्सेसिबल सीटिंग, सीटिंग एक्सेसिबल हो, गेट के पास हो उसकी सीटिंग, ताकि पूरी क्लास को क्रॉस करके ना आना जाना पड़े, इजीली रूम से बाहर या अंदर आ जा सके। तो इन तरीकों का इस्तेमाल करके भी हम बच्चे के एजुकेशन में सुधार ला सकते हैं। तो कैसी लगी वीडियो, ऐसे ही और कंटेंट के लिए मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।